नमस्कार, 24 की चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। आज लोकतंत्र के महापर्व का समापन हो रहा है और जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सारे एग्जिट पोल इस चुनाव परिणाम में धराशायी हो गए हैं। किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि एनडीए का परफॉर्मेंस इतना खराब होगा और इंडिया गठबंधन इतना बेहतर प्रदर्शन देश में करेगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो है जैसी आशंका एग्जिट पोल में की जा रही थी उससे बेहतर ही जो है परिणाम यहाँ पर आया है और एक तरीके से क्लीन स्वीप बीजेपी मध्य प्रदेश में करने में कामयाब रही है। ये पहला मौका होगा जब मध्य प्रदेश उस क्लीन स्वीप क्लब में शामिल हुआ है जहाँ पर एक ही दल को सारी सीटें मिली है। मध्य प्रदेश की सारी 29 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं और लगभग काउंटिंग कई जगह खत्म हो चुकी है, कई जगह परिणाम घोषित भी हो चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि 29 की 29 सीटें इस बार बीजेपी के कब्जे में हैं। 2014 से जिस तरीके का क्लीन स्वीप का ट्रेंड चला था उसमें पहले गुजरात शामिल हुआ, राजस्थान शामिल हुआ और दिल्ली शामिल हुआ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल थे जहाँ पर क्लीन स्वीप बीजेपी करती रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश इस क्लीन स्वीप क्लब में शामिल नहीं था। ये पहली बार हो रहा है जब मध्य प्रदेश भी क्लीन स्वीप क्लब में शामिल है। और 2024 के चुनाव परिणाम में अगर देखें तो ये क्लीन स्वीप क्लब अभी दिल्ली और उत्तराखंड में बना हुआ है, जबकि राजस्थान और गुजरात इस क्लब से बाहर हो गए हैं। हम इस पूरे मध्य प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आया है वो उसकी वजह क्या है, वो क्या मध्य प्रदेश बीजेपी के साथ अभी भी लगातार बना हुआ है और क्यों बना हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल है स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मध्य प्रदेश पहली बार क्लीन स्वीप क्लब में शामिल हुआ है, यानी जीरो वर्सेस ऑल, एक दल को सारी सीटें मिल रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब गुजरात और पहले राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल, दिल्ली की स्थिति में जाती हुई दिख रही है क्या आपको? जी बिल्कुल रूप से पहली बार कि मध्य प्रदेश में पहला मौका है इतने सालों में जब सारी की सारी सीटें किसी एक दल के पास गई हैं। जब मध्य प्रदेश एकीकृत था, यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हुआ करता, तब मध्य प्रदेश में 40 सीटें हुआ करती थी। आपातकाल के समय भी जब जनता पार्टी जो हुआ करती इसने 40 में से 39 सीटें जीती थी, तब भी छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस जीतने में सफल रही थी। कारगिल शंकर मिश्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो जीतने में सफल रहे। क्लीन स्वीप तब भी कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई थी, लेकिन पहला मौका है जब 29 की 29 सीटें जीती तो स्वाभाविक रूप से मुझे लग रहा है कि जिस एजेंडे को लेकर के बीजेपी कांग्रेस अन्य राज्यों में काम कर रही थी, एरोगेंसी, पॉलिटिकल एरोगेंसी, तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल एरोगेंसी को हराने की कोशिश बीजेपी ने की है छिंदवाड़ा में। वही सीट बीजेपी के लिए अड़चन बनी। तो पिछली बार पॉलिटिकल एरोगेंसी को हराने की कोशिश की गई, दिग्विजय सिंह को लेकर के पॉलिटिकल एरोगेंसी को हराने की कोशिश की गई, गुना में सिंधिया जी को, वो दोनों हारे और बीजेपी ने वो जादू कर दिखाया। तो वो वही पॉलिटिकल एरोगेंसी जिसके दम पर बीजेपी खुद हारी है, दिल्ली का चुनाव, मतलब पूरे देश का चुनाव हारती दिख रही है, मतलब परफॉर्म नहीं कर पाई है, वैसा ही कुछ मध्य में हुआ है। और कमलनाथ और उनकी फैमिली की जो पॉलिटिकल एरोगेंसी जिसको बीजेपी ने बड़ा प्रचारित किया, प्रोपेगेंडा किया, उसमें बीजेपी सक्सेस रही और इसलिए बीजेपी क्लीन स्वीप क्लब में शामिल हो गई है। अजय जी, एक सवाल और भी बनता है कि 2023 के अगर आप विधानसभा चुनाव देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में एक साथ हुए थे और चुनाव परिणाम में तीनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हुई थी। तीनों जगह सीएम भी बदले गए थे, नए चेहरों को मौका दिया गया था। क्या वजह है कि राजस्थान में कांग्रेस इतना बेहतर प्रदर्शन कर रही है जबकि वहाँ पर अशोक गहलोत सरकार को हटाकर बीजेपी 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी? तो वहाँ पर क्या वजह है कि 6 महीने के अंदर इतना व्यापक जो है नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा? और क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में जहाँ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हटाकर नए चेहरे पर विश्वास जताया गया और उस मोहन यादव ने वो काम कर दिखाया जो काम मध्य प्रदेश में आज तक नहीं हुआ था? अविभाजित मध्य प्रदेश में जरूर एक बार ऐसा हुआ था जब 1984 का लोकसभा चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी की शहादत के उस पर जो चुनाव लड़ा गया था, तब सारी सीटें, लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ भी शामिल था। लेकिन मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद ये पहला मौका है। तो क्या मोहन यादव इन तीनों के बीच में जो है सुपर हीरो बन गए हैं, जो लगातार, और छिंदवाड़ा जैसी सीट पर जो है फतह हासिल करना, जो आज सिर्फ एक बार सुंदरलाल पटवा चुनाव जीते हैं, बाकी आपातकाल की लहर में भी यहाँ पर कांग्रेस जीती थी, क्या इसमें मोहन यादव फैक्टर काम कर रहे हैं? असल में पॉलिटिकल एरोगेंसी और नॉन पॉलिटिकल सिस्टम दोनों के बीच बीजेपी फंस गई
मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल एरोगेंसी को बीजेपी ने टारगेट किया और कमलनाथ और उनके परिवार की जो पॉलिटिकल एरोगेंसी को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर प्रचारित किया, और उसको जिस दम पर मैंने आपसे जैसे कहा कि 2019 के चुनाव में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था, उसी एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, जिससे मैं पॉलिटिकल एजेंडा जो बना जाता है उसको हम एक, जो मैंने बात आपसे कही कि वैसा ही करके उन्होंने उसको हराया। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं था। राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी ने अलग कर करके भजन लाल जैसे व्यक्ति को, बहुत साधारण व्यक्ति को, पार्टी की स्ट्रीम लाइन को चीफ मिनिस्टर बनाया, वो जनता ने भले पसंद कर लिया हो, जय जयकार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की हुई, लेकिन बीजेपी के अंदर की जो अंतर्कलह थी उसको बीजेपी नहीं रोक पाई। जबकि देखिए आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की अंतर्कलह नहीं पनपने पाई, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे बी डी शर्मा हो, चाहे राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, जितने बड़े दिग्गज नेता थे, इनको ये समझा दिया गया और बीजेपी का नेतृत्व समझाने में सफल रहा कि सब मिलके चलेंगे तभी बीजेपी का फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर राजस्थान में वसुंधरा राजे को अलग कर दिया गया, तो जो असंतुष्ट नेता थे उनको वसुंधरा राजे एक करने में सफल रही, और निश्चित रूप से उनकी निग्लिजेंसी कह सकते हैं या उनका सेबोटेज कह सकते हैं, या आरोप भी लग सकता है, ये ही भजन लाल को निष्फल साबित करने में, भजन लाल के सिलेक्शन को गलत साबित करने में कामयाब हुआ है। और इसीलिए वहाँ पर बीजेपी हारी नहीं बल्कि कांग्रेस जीती है, और बीजेपी अपनी रणनीति में, बीजेपी के जो असंतुष्ट नेता अपनी रणनीति में सफल हुए हैं। बीजेपी एक टास्क लेके और चली थी इस चुनाव में, अगर आपको ध्यान होगा, दो बातें बीजेपी ने बहुत जोरदार तरीके से उठाई थी। ये संगठन के स्तर पर किया गया फैसला था। पहला था कि जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह के गए थे कि मैं मध्य प्रदेश में लोगों से एक चीज़ मांगता हूं, कि कार्यकर्ताओं से खासकर उन्होंने आह्वान किया था कि प्रत्येक बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट हासिल करने का लक्ष्य लेकर चलना है। ये लक्ष्य तो एक मोदी दे के गए थे, जो ये लक्ष्य 370। इसके अलावा एक लक्ष्य बीजेपी संगठन ने निर्धारित किया था कि जो पिछली बार 2019 के चुनाव में 58% बीजेपी को वोट मिला था, इस बार 10% बढ़ाकर 68% तक उसे लेकर जाना है। मैं अगर आप आंकड़े देख रहा हूँ अभी तक ईसीआई ने जारी किए हैं, उसके आधार पर 60% वोट तो बीजेपी का ओवरऑल मिल रहा है, यानी 2% का तो बीजेपी ग्रो कर रही है। तो एक तो ये बात समझना चाहूँगा कि क्या ये 60% वोट बहुत मुश्किल टास्क है। साथ साथ ये भी बता दूं कि बहुत सी सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी है जहां पर 65 to 68% वोट बीजेपी हासिल कर रही है। उसमें स्वयं खजुराहो सीट से जो बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष कहलाते हैं, वो 68% वोट ले रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 60% वोट ले रहे हैं। कुछ कैंडिडेट और हैं जो 60%, लेकिन क्या बाकी के लिए 68% क्या टास्क कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं था? नहीं, बड़े टास्क होते हैं तब छोटा रिजल्ट अपने आप मिल जाता है, ये एक परंपरा है। अगर ये टारगेट ही कम करेंगे तो टारगेट के बाद जो अचीवमेंट रहता है वो बड़ा छोटा हो जाता है। तो ये बीजेपी ने टारगेट इसलिए दिया था कि अगर टारगेट में थोड़ी बहुत कमी आई तो स्वाभाविक रूप से उससे कमी को भी पार कर लेंगे और एक ऐसा संतोषजनक परिणाम आएगा हाथ में। और इसीलिए 370 की जो बात की जा रही है, तब देने वाले भी जान रहे थे कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ा पाना बहुत मुश्किल काम है। हर पोलिंग बूथ पर 10% वोट बढ़ाना, पर पिछली बार का वोट शेयर बढ़ पाना मुश्किल काम है, लेकिन वो दिया गया कर दिखाया। मैं जो आपसे जो बात कह रहा था कि मध्य प्रदेश में सब कुछ इसलिए अचीव होता जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी और बीजेपी के सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव, इन दोनों की टीम ने ऐसा कोई स्पेस नहीं छोड़ा। हो सकता है उनके बीच इंटरनल फ्रैक्शंस हो, उनके बीच इंटरनल पॉलिटिक्स हो, उनके बीच इंटरनल मनमुटाव हो, लेकिन दोनों ने जिस मैच्योरिटी के साथ काम किया, उन्होंने कोई एक स्पेस नहीं छोड़ा कि थर्ड पर्सन वहाँ इंटर करके, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, या कोई भी राकेश सिंह जी हो, कोई भी जितने बड़े नेता थे, चाहे राजेंद्र शुक्ला जी हों, बड़े नेता उसमें इंटरफेयर कर सकें और उसको एक ब्रेक कर सकें। ऐसा मौका मुझे लग रहा है इन दोनों नेताओं ने बिल्कुल नहीं दिया, और उसी का फायदा बीजेपी को मिला और दोनों नेताओं को मिला। आज जब मतलब ये सिचुएशन छत्तीसगढ़ में और ये सिचुएशन जो है मुझे लगता है राजस्थान में तो कतई नहीं बनता है। जो एक कॉम्बिनेशन जो होता है, जो कॉम्बो बन जाता है, सरकार और संगठन दोनों यदि एक होकर काम, वो नहीं बन पाया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, यूपी में भी नहीं बन पाया, यूपी में भी नहीं बन पाया। ठीक है, अब एक चूंकि इस चुनाव के दौरान एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चलती थी कि बहुत सारी सीटों पर फाइट है और कुछ कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट्स के नाम लिए जाते थे कि ये सीटों पर जो है बीजेपी हार सकती है। उसमें सतना का नाम भी लिया जाता था, उसमें राजगढ़ का नाम भी लिया जाता था, उसमें छिंदवाड़ा तो थी ही, इसके अलावा रीवा को भी उसमें रखा जाता था, मंडला सीट को भी उसी रास्ते उसमें रखा जाता था, मुरैना बल्कि ग्वालियर चंबल की 3 सीटों को लेकर बड़ी आशंका व्यक्त की जाती थी। तो ये चूँकि लगातार ये बात चल रही थी
और पहले और दूसरे चरण के कम मतदान ने बीजेपी को थोड़ा आशंकित भी किया था। पर आप देखें तो कई सीटें 2 लाख से ऊपर से जीती हैं और इन टफ फाइट वाली सीटों पर भी 1-2 लाख से जीत हो रही है। तो ये क्या मतदाता के मन को पकड़ नहीं पाए जो एनालिस्ट हैं? मैंने आपसे, मुझे याद होगा, आप बहुत अच्छी याद होगा, इसी मुद्दे पर हम लोगों ने जब डिस्कशन किया तो मैंने आपसे एक बात कहा था कि इतनी बड़ी मध्य प्रदेश का जो सिनेरियो है, डेमोग्राफिक सिस्टम है मध्य प्रदेश का, उसमें अंदर तक घुसिए आप। ये सतना काउंटेंसी की आपने भी, सतना में जब आप 8 विधानसभा 7 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर, 7 विधानसभा क्षेत्र के जो 7 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र पर पड़िए, तब आपको समझ में आएगा नहीं, रिजल्ट ऐसा नहीं आने वाला जैसा। और आज देखिए वही हुआ कि सुबह लग रहा था जब आपको सतना का, रामपुर बघेलान का, चित्रकूट का रिजल्ट खुला लग रहा था कुछ और जीत हो रही है, लेकिन जब रैगांव की सीट खुली, जब आपको हमारे पाटन की सीट खुली, जब आपको मैहर खुली, तब लगा कि नहीं है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वहाँ सिस्टम अलग है। ऐसे ही आप चलिए, मैंने आपसे उस समय मुरैना का भी कहा था कि मुरैना की जब बात आती दिमनी, जो बात बार बार वहाँ कही जा रही थी कि तोमरों और सिकरवारों के बीच तनातनी होती है, ये सिर्फ दिमनी में है, बाकी जगह नहीं है, मुरैना में नहीं है साहब। नहीं, मुरैना में गुर्जर बनाम ठाकुर हो जाते हैं, तब सिकरवार और तोमर दोनों मिल जाते हैं। जब आप बाकी जगह कैलारस की तरफ आते हैं, थोड़ा बारमोर की तरफ आते हैं, ग्वालियर तरफ खसकते हैं धीरे धीरे, तो कहानी बदलने लगती है। बिल्कुल। फिर आप जब ग्वालियर आ जाते हैं, ग्वालियर में जब आप देखिए तो ग्वालियर का कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है। जब आप लश्कर में रहते हैं, यानी लश्कर की 2 सीटें मेरी, लश्कर पूर्व, लश्कर पश्चिम, यहाँ जब रहते हैं तो वहाँ पर RSS समर्थित जनसंघ और महाराष्ट्रियन वोट्स वो बनाम अदर हो जाते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये बनाम OBC वोट हो जाता है। जब आप मुरार की तरफ जाते हैं तो OBC वोट बैंक बनाम अदर वोट बैंक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जो जातीय इक्वेशन है, जब आप पूरे सिनेरियो को इकट्ठा नहीं समझते तो आप इस तरह की बातें करते हैं, तो ये बहुत उथला सा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। अब एक आखिरी सवाल और, तो एग्जिट पोल टाइप था ये। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और मैं करूँगा। बीती ताहे बिसारिये वाली बात, चूँकि अमित शाह मध्य प्रदेश में कह के गए थे कि जहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा वहाँ पर मंत्रियों की समीक्षा की जाएगी और हटाए भी जा सकते, ऐसा मीडिया में बहुत प्रचारित हुआ था। चूँकि अंदर खाने की खबर थी, वास्तविकता क्या नहीं मालूम, पर अमित शाह का अचानक आना और इस तरीके का मीडिया में खबरों का आना ये कहीं ना कहीं था, और इसकी आशंका इसलिए भी थी क्योंकि वोट परसेंट बहुत कम था। तो अब क्या मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि एक्शन की, अमित शाह के एक्शन की ज़रूरत है, या ये राजस्थान तक ही सीमित रहेगा? जो जिस तरह का रिजल्ट आया है सुशील जी, जिसकी उम्मीद ऐसी नहीं थी, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि धार्मिक विचारों की पार्टी थोड़ी सी, तो मुझे लग रहा है फिलहाल कम से कम 1 साल तो ये कि विधि का विधान मान सब कुछ चलिए, जय विधि राखी राम ते विधि रही है, यहीं पे चलेगी सरकार। कम से कम सरकार को 1 साल काटना होगा ताकि सरकार अपने उन एजेंडों को, जिन एजेंडों के दम पर अगला चुनाव लड़ना चाहती है, उनको धीरे धीरे अपने साथियों को विश्वास में ला करके आगे बढ़ सके। ये बीजेपी की कोशिश होगी। अच्छा, अब इसके साथ ही समापन करेंगे एक लास्ट सवाल के साथ कि इस ऐतिहासिक क्लीन स्वीप वाली विजय से मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया और मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन के मुखिया का कद कितना बढ़ जाएगा? स्वाभाविक रूप से अगर बीजेपी पूरी ईमानदारी के साथ इनाम देगी तो मोहन यादव विल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर नेक्स्ट कमिंग, और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं BD शर्मा, वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने में उनकी चॉइस चलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में जो नया अध्यक्ष बनेगा वो BD शर्मा की चॉइस के आधार पर तय किया जाएगा, क्योंकि उनकी संगठन क्षमता से बीजेपी का नेतृत्व प्रभावित होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हमने पूरी आज जो परिणाम आए हैं उसका हमने बहुत अच्छे से अजय जी के साथ विश्लेषण करके समझा कि क्या वजह है कि क्लीन स्वीप पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है विभाजित होने के बाद, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। और हमने ये भी समझा कि अमित शाह जो कह के गए थे क्या अब उसमें कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो अजय जी ने उसको भी बहुत विस्तार से समझा। और क्या इस जीत का श्रेय चूँकि संगठन और सरकार के मुखिया दोनों को जा रहा है, तो उनके लिए आगे भविष्य में क्या है, ये भी अजय जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। हम जल्द ही सीटवार भी समीक्षा करेंगे, परिणाम आ जाने दीजिए, हम इसके बाद फिर बैठेंगे और हर सीट पर आखिर क्या हुआ, क्या वजह थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।